नाजरीन, आज मैं फ़िनलैंड के दारुल हुकूमत हेलसिंकी में हूँ और आपकी एक मुलाकात बहुत ही जो है वो वंडरफुल शख्सियत से मैं करवाने जा रहा हूँ। वो यंग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने साइंसी तहकीक में बहुत बड़ा जो है वो काम किया है। उन्हें 4 इंटरनेशनल प्राइजेस मिले हैं। 2 उनको जो इनामात हैं वो अमेरिका से मिले हैं, 2 उनको जो है वो फ़िनलैंड में मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने और मुख्तलिफ़ आलमी इदारों के साथ साइंसी तहकीक में काम किया है। 15 साल से वो फ़िनलैंड में हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, फ़िनलैंड के हालात के हवाले से भी करेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल जो है वो फ़िनलैंड के हालात और यहाँ पे जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, वो भी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा उनकी जो अपनी स्ट्रगल है, उनकी जो तहकीक है, उनकी जो स्टडीज़ है, उनके हवाले से भी जो है वो हम तफसील से बात करेंगे। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ जनाब डॉक्टर नदीम असगर साहब से। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने आज की इस गुफ्तगू के लिए वक्त दिया। आपके शहर जनाब हेलसिंकी में आए हैं फ़िनलैंड में। बेसिकली तो आज अखुवत का इवेंट है, उसके लिए हम आए हैं और आप यहाँ अखुवत के बोर्ड में भी हैं। मैं आपकी इन सर्विसेज पे आपको जो है वो कहता हूँ कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद से है। और आपकी जो बुनियादी तालीम है वो ज़ाहिर पाकिस्तान में हुई? जी जी, इस्लामाबाद से ही। फ़िनलैंड में आप कब आए थे? जी, फ़िनलैंड में मैं 2008-09 में आया था और इससे इधर आने से पहले मैं अमेरिका और जापान और कनाडा में भी काम कर चुका था। अच्छा। और चूँकि यहाँ आने का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न है, क्योंकि हम 3 भाई मेरे ऑलरेडी यहाँ फ़िनलैंड में ही थे। अच्छा। और मैं उस टाइम पे 2007-08 में मैं जापान में डेंगू वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा था टोक्यो यूनिवर्सिटी में। तो मैं वहाँ पे काफ़ी खुश था। बट देन एमरजेंसी फॉर मेरी वालदा ने कहा कि सारे भाई एक जगह पे हो जाएंगे तो हमारा भी छोटा पाकिस्तान बन जाएगा फ़िनलैंड में। माशाल्लाह। तो वो फैमिली रीजन्स की वजह से फिर मैंने डिसाइड किया कि चले फिर फ़िनलैंड मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टू बी ऑनेस्ट मेरा इतना इरादा नहीं था कि मैं यहाँ पे कैरियर बनाऊँ, लेकिन वो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी मुलाकात हुई तो यहाँ पे खुद ही उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी एक पोजीशन, तो मैं वहीं से डायरेक्ट फिर जॉब पे ही आया था। चलिए उसमें हम मज़ीद जानना चाहेंगे। माशाल्लाह बड़ी वंडरफुल आपका जो कैरियर है, रिसर्च का भी, एजुकेशन का भी, और साथ हम थोड़ा सा ये भी जानेंगे फ़िनलैंड में बहुत से पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो है वो आला तालीम के लिए आना चाहते हैं, या कुछ लोग वैसे भी चाहते हैं कि हम फ़िनलैंड का रुख करें, तो उस हवाले से भी आपका एक्सपीरियंस हम ज़रूर जानेंगे। आप ये बताइए कि जो आपकी बेसिक प्रोफेशनल एजुकेशन है वो कहाँ हुई और कौन कौन सी आपने डिग्रीज़ जो आप पाकिस्तान से पहले ली? जी, बेसिकली मैंने पाकिस्तान में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी की डिग्री ली, इसके बाद एमएससी बायोकेमिस्ट्री की डिग्री ली। कहाँ से? बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी से। पंजाब यूनिवर्सिटी से। और अच्छा। उसके अलावा जो है वो यूनिवर्सिटी काज़ी आज़म यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री ली, इस्लामाबाद से। उसके अलावा मैंने लाइसेंस ईयर फिर जापान से किया, टोक्यो यूनिवर्सिटी। जी। अच्छा। उसके अलावा फिर मेरा जो है वो एक पीएचडी मैंने पाकिस्तान से ह्यूमन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, और उसके अलावा यहाँ से फ़िनलैंड से पीएचडी मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में की। 2 पीएचडीज़ की हैं? जी जी, पाकिस्तान में कहाँ से की आपने पीएचडी? सो बेसिकली काज़ी आज़म यूनिवर्सिटी से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है। उसके अलावा कॉमसेट यूनिवर्सिटी में भी उसका कुछ प्रोजेक्ट किया है। अच्छा। चूँकि मैं खुद वहाँ पे NIH में था। अच्छा। NIH इटसेल्फ खुद एक रिसर्च इदारा है। जी जी। तो इस हवाले से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कोलैबोरेशंस रहे हैं। माशाल्लाह। तो तहकीक के बारे में आपने सवाल किया, तो जो इस्लामाबाद में मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में रहा हूँ, और वहाँ पे भी जो मेरा काम था बेसिकली वो वैक्सीन का था। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ की वैक्सीन बनाना सीखा वहाँ पे। और पूरी दुनिया जो है वो कोबरा स्नेक से डरती है, क्योंकि कोबरा स्नेक का वेनम बड़ा ख़तरनाक होता है। जी। और या क्रेट स्नेक जो होता है, और विदिन अ मिनट्स आदमी जो है वो एक्सपायर हो जाता है अगर वैक्सीन ना मिले। तो अल्लाह ने हमें वहाँ पे वो ये स्किल भी सिखाई कि बेसिकली हम कोबरा का वेनम लेके उसी से उसका एंटीडोट बना लेते हैं, उसी की वैक्सीन बना लेते हैं। और पाकिस्तान में ये ख़ासतौर पर इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध में इसकी बड़ी खपत है। और क्योंकि आपको पता है रेनी सीज़न जो होता है वहाँ पे जो मानसून का होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फसलों में जो किसान वगैरह होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस होते हैं। तो अगर बर वक्त वैक्सीन ना मिले तो उससे फिर डेथ भी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये NIH में रह के वैक्सीन कैसे बनती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसा होता है, ये सारे रिसर्च वगैरह की। फिर देन आई मूव टू जापान। फिर वहाँ पे
बेसिकली वैक्सीन्स का ही कि DTP वैक्सीन जो होती है, जो दुनिया भर में होती है, डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टूसिस की, जी, और जो कि EPI का प्रोग्राम है जिसमें मकादर लगती है, उसमें फर्दर कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो देन फिर वी वेंट फॉर एसिलुलर पर्टूसिस कि वो एसिलुलर वैक्सीन दें जिसका कम से कम बॉडी को, क्योंकि एक आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं कि आमतौर पे जब भी आप कोई बचपन में वैक्सीन लगवाते थे तो 1-2 दिन का बुखार आया ही करता था लोगों को, लेकिन जब आप एसिलुलर बनाते हैं, उसको मज़ीद प्योरीफाई कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपको एक नॉर्मल इंजेक्शन लगा है और ना आपको बुखार होता है ना कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि जापान में फिर वैक्सीन से रिलेटेड रिसर्च की, उसके बाद फिर जब फिनलैंड में मैं आया तो फिर डेफिनेटली फिर सेल बायोलॉजी पर रिसर्च थी। यहाँ पर मैंने ओबो अकेडमी यूनिवर्सिटी में बेसिकली ये पेटेंट भी इसका फ़ाइल किया, और जो मेथड है दुनिया में मैं पहला आदमी हूँ जिसने या पहला साइंटिस्ट हूँ जिसने इन विवो इमेजिंग मॉडलिटी अर्ली कोलाइटिस की डायग्नोसिस के लिए दुनिया में जो है वो प्रेजेंट की, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा एक नोवेल काम था। और बल्कि इसके मज़े की बात है, जब इसका पेपर मैंने सबमिट करवाया तो नॉर्मली आपको पता है कि पेपर जब जाते हैं तो पहले वो रिव्यू में जाते हैं, फिर उस पर रिवीजन्स होती हैं, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन आता है। लेकिन जब मैंने अपना पेपर सबमिट करवाया तो वो मेरी फिनलैंड वाली PhD का पहला पेपर था, तो विदाउट गोइंग टू रिव्यू वो राइट अवे एक्सेप्ट हो गया। तो ये भी एक रिकॉर्ड, इट्सेल्फ एक रिकॉर्ड है। वंडरफुल, ज़बरदस्त जी। तो बस फिर ये ताल्लुक़ रहा फिर जो मेडिकल साइंसेस के डिफरेंट शोबों में डिफरेंट रिसर्च की, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर शामिल है, लिवर कैंसर है, कोलन कैंसर है, और काफ़ी स्टूडेंट्स को भी PhD सुपरवाइज़ करवाई। कनाडा में भी आप रहे? जी, कनाडा में भी मेरा और कनाडा में भी मेरा काम जो था बेसिकली वो लिवर सिरोसिस के ऊपर ज़्यादा था वहाँ पे, और एंडोमेट्रियल कैंसर के ऊपर। यानी आपने अपनी तालीम और रिसर्च के सिलसिले में पाकिस्तान के अलावा आप जापान, फिनलैंड और कनाडा और अमेरिका जी। अगर इन 5 मुल्कों में तालीम और रिसर्च के हवाले से एक बताइए वो कैसा है, और दूसरा जनरल अमूमी तौर पे रहने के लिए जो है वो ये मुल्क कैसे है? जी, जहाँ तक तहकीक का ताल्लुक़ है रिसर्च के लिए, ऑफ कोर्स मतलब फिनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, लेकिन ऑफ कोर्स कनाडा और अमेरिका भी अच्छे हैं। वहाँ पे भी ऑफ कोर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं रिसर्च की, और दैट्स हाउ जो आजकल की रिसर्च है वो दैट्स ऑल अबाउट कोलैबोरेशंस। तो दुनिया में आप कहीं पे भी हों तो आप कोलैबोरेट करके, और अपने अगर आपके पास फंडिंग है तो आप अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा आपका पार्ट है सवाल का कि कौन सी जगह अच्छी रहने वाली है, रहने के हवाले हाँ, तो वो मेरा ख्याल है यूरोप इज़ बेटर इन कंट्रास्ट टू नॉर्थ अमेरिका, और यूरोप में भी फिनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ का जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो आम लोग यहाँ पे आते हैं उनको कौन सी मुश्किलात पेश आती है? एक तो सबसे पहले फिनिश लैंग्वेज की आती होगी, ये बड़ी मुश्किल ज़बान है। जी, नो डाउट फिनिश इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज आफ्टर चाइनीज़, मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज के बाद यही मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। स्वीडन का हमसाया मुल्क है फिनलैंड, लेकिन इनका कोई एक लफ्ज़ जो है वो स्वीडिश लैंग्वेज से नहीं मिलता। तो ये बिल्कुल एक हैरत है कि ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ ज़बान है, और बड़े बड़े लंबे अल्फाज होते हैं और 2-3 वॉवल्स जो इकट्ठे आते हैं, तो वो आदमी देख के घबरा जाता है। जी, क्या ख्याल है? और ये बिल्कुल ऐसा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। यानी कि जब एक अरसे के बाद आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि चलें जी अब ये करना है, तो फिर छठे सफ़े पे जाके पता चलता है कि ये नहीं करना है। अच्छा। तो फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि पहले क्या कर रहे थे। तो ये ज़बान बड़ी मुश्किल है। पूरी दुनिया में जैसा कोई सवाए हंगरी के थोड़ा बहुत इनमें एबिलिटी है, या थोड़ा बहुत लिटिल बिट एस्टोनियन, अदरवाइज़ कोई पूरी दुनिया में ज़बान ऐसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा, जैसे माँ के लिए जो वर्ड होता है, इंग्लिश में मम्मी, इंग्लिश में मदर, या फिर उर्दू में अम्मी हो गया, स्वीडिश में मूर कहते हैं, मूर हो गया, हाँ, या माता हो गया हिंदी में, तो या अम्मा हो गया। तो फिनिश में जो है वो किसी से नहीं मिलता। यहाँ पे टोटली जो है वो डिफरेंट वर्ड है, और वो वर्ड है आईती। तो आईती आप यू कांट गेस इट। इसी तरह फादर के लिए फादर के लिए वालिद होता है, या बाप होता है, या पिता होता है। तो यहाँ पर ईसा। लेकिन कुछ लफ्ज़ ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल हमारी उर्दू से मिलते हैं, जैसे कि जो कोठी का लफ्ज़ है, मैंने कहीं पढ़ा था घर का, वो शायद फिनिश ज़बान में भी ऐसा ही है। वो कोठी जो है वो असल में कोती बेसिकली, हाँ। तो हाँ, इस तरह का, हाँ, लेकिन वर्ड मिलते हैं कि मतलब उनके डिफरेंट हो जाते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन ये नए आने वाले लोगों के लिए मुख्तसरन कौन कौन सी मुश्किलात हैं, या कौन सी चीज़ें उनको जहन में रखनी चाहिए अगर वो फिनलैंड सेटल होने के लिए आना चाहते हैं?
जी, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा, चूँकि मैंने खुद मैं फाउंडर हूँ फिनलैंड पाकिस्तान प्रोफेशनल एसोसिएशन का। माशाल्लाह। तो उसका मकसद ही है कि कैसे पाकिस्तानियों को जो ऑलरेडी यहाँ रिज़ाइड करते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करना है, कैसे उनको कैरियर प्लानिंग में हेल्प करना है, और ख़ासकर वो पाकिस्तानी जो यहाँ पे आना चाहते हैं जो स्टिल पाकिस्तान में हैं, उनको कैसे फैसिलिटेट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको फिनलैंड के हवाले से बताऊँ कि यहाँ पे स्किल लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जैसे यहाँ पे स्टिल डॉक्टर्स चाहिए, यहाँ पे नर्सिस चाहिए, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट यहाँ पे लेकिन काफ़ी। वो तो इंग्लिश पढ़ के आएंगे तो वो उनको काम मिल जाता है जो इंग्लिश पढ़ के आते हैं स्किल लेबर? जी, उसकी वजह ये है कि उसमें आपको ऑफ कोर्स फिनिश लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी एट सम स्टेज, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं कि इंग्लिश में भी, हाँ नहीं, कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें आप कभी भी फिनिश नहीं सीखे तो आप चल सकते हैं। जैसे आईटी है, आईटी में आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं चाहिए। स्वीडन में भी ऐसे ही जी, और इसी तरह मतलब रिसर्च है, अगर आप साइंस में हैं तो आप सारी उम्र इंग्लिश में ही पेपर छापते रहेंगे, इंग्लिश में ही पढ़ाते रहेंगे, तो इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में आप अपना कैरियर बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने के लिए ज़ाहिर एक तरीका तो होता है स्टडीज़ का, तो यहाँ पे आपको इल्म होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए आते हैं? क्या वो मास्टर्स के लिए आते हैं, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, किस किस्म के कोर्सेज़ में लोग एडमिशन लेके आ सकते हैं यहाँ पे? जी, ज़्यादातर जो ट्रेंड रहा है लोगों का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, वो मास्टर्स में आते थे, और मास्टर्स के बाद फिर मोस्टली लोगों को जॉब मिल जाती थी तो वो इंडस्ट्री में चले जाते थे, या फिर अगर किसी को अकेडमिया पसंद है तो वो पीएचडी करके फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जॉब करते थे। लेकिन अब ये ट्रेंड है कि अब ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, मतलब बीएससी लेवल के ऊपर भी बच्चे आ रहे हैं और एडमिशंस हो रहे हैं, और वो इवन के यहाँ पे मोस्टली जो कोर्सेज़ हैं वो फिनिश ज़बान में होते हैं। नहीं तो उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो पाकिस्तान में जो टेस्ट होता है IELTS टोफल वगैरह, वो भी करना ज़रूरी है? हाँ, मास्टर्स के लिए करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो फिनिश प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उसके लिए फिर ऑफ कोर्स इंग्लिश नहीं चाहिए। इंग्लिश नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो ट्यूशन फ़ी है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन पाकिस्तान जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्या वो फ्री है या उनको पे करना पड़ता है? हाँ, फ्री हुआ करती थी, ये भी एक्चुअली फिनलैंड फॉलोज स्वीडन, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे स्वीडन में पॉलिसीज़ चेंज हुई, इस तरह फिनलैंड में भी चेंज हो गई हैं। पहले ये फ्री होती थी, लेकिन अब कुछ फीसेस लग गई हैं, अराउंड 12,000 यूरो पर ईयर होती हैं, लेकिन स्कॉलरशिप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर आपको ट्यूशन फ़ी वेवर मिल जाता है तो वो आपके लिए फ्री ही हो जाता है फिर। तो यहाँ पे जो तालीमी सेशन है वो जैसे स्वीडन में अगस्त से शुरू होता है, जो इंटरनेशनल मास्टर्स के लिए, यहाँ भी अगस्त से शुरू होता है? ऐसे ही शुरू होता है। जी, और इसका एडमिशन का प्रोसेस 8-9 महीने पहले शुरू हो जाता होगा तकरीबन। हाँ, नवंबर में अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम की बात करें तो फॉर एग्जांपल नवंबर से उनके स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो 31 जनवरी तक जाके वो आमतौर पे ख़त्म होता है। तो स्वीडन में तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एक वेबसाइट है, universityadmissions.sc। जी जी, यहाँ भी ऐसे है या हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट अप्लाई करना होता है? जी जी, यहाँ पे भी ऐसे ही है, universityadmissions.fi है बेसिकली। अच्छा। और वो होता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ कुछ अपने प्रोग्राम्स भी रन करती हैं जो कि वो इटसेल्फ ही उसमें एडमिशन करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रोग्राम में आ रहे हैं। जैसे अगर आप पीएचडी के लिए आना चाह रहे हैं तो पीएचडी के लिए है कि आपको, अगर आप सुपरवाइज़र जो रिसर्च कर रहा है, अगर आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको पहले वो डिसाइड करेगा, अगर वो आपको रख लेता है तो फिर आप जाके यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कराएंगे। तो वो तो ज़ाहिर है यहाँ पे जो पीएचडी उसी तरह होगी जैसे स्वीडन में पेड है, उसमें आपको जी 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 एक तरह की तनख्वाह मिलती है। जी जी। लेकिन आप ये बताएं कि जो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए लोग आना चाहते हैं स्टूडेंट्स फिनलैंड में, कौन कौन से शोबे जो है ऐसे हैं जिनमें एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या लोग आते हैं? अंडर ग्रेजुएट में? हाँ जी, हाँ, उसमें तो जैसे मैंने आपको बताया कि नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे, और यहाँ पे फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मोर देन 60% बूढ़े लोग हैं, विच मीन्स के यहाँ पे बहुत जल्द बहुत ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो मज़ीद खाली होने वाली हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और नए लोग, ऑफ कोर्स आपको टैक्स पेयर्स की ज़रूरत है, तो जॉब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ सकती हैं। नर्सिस की तो ऑलरेडी बहुत एक्यूट शॉर्टेज है, और नर्सिस एक ऐसा है कि बहुत से अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर आपको फिनिश नहीं भी आती तो शुरू में आपको वो कोर्सेज़ करवाते रहते हैं फिनिश के, और साथ फिर जब आप वर्क प्रैक्टिस करते हैं तो बोल के और आपको आ जाती है अल्टीमेटली। तो यानी ये इन शोबाजात में यहाँ अंडर ग्रेजुएट या जी उसमें नर्सिंग, हाँ, या मास्टर्स के लिए अनेक इम्कानात मौजूद हैं। जी जी, अंदाज़न कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हर साल आते हैं यहाँ पे? हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ऑफ कोर्स इस साल भी जो है वो अराउंड 1000 से ज़्यादा जो है इस टाइम पे स्टूडेंट्स आए हैं हर यूनिवर्सिटी। जी, अच्छा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, हर लीडिंग यूनिवर्सिटी में 500 के करीब जो है मेन, हाँ, तकरीबन है। जिस साल तो यूनिवर्सिटी में आए हैं, तुर्की यूनिवर्सिटी में आए हैं, हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में आए, तो मोर देन 1000 तो आए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, क्या दौरान स्टडीज़ उनको जॉब वगैरह मिल जाता है, कुछ पार्ट टाइम करके अपना गुजारा कर लेते हैं?
हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और अगर आपने थीसिस करना है तो वो आपको अक्सर पेड मिल जाता है और आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट आपको लेबॉर्ट्री में ही जॉब मिल जाती है, जिसमें आप जो आपकी फ़ील्ड है। लेकिन अगर आपकी ऐसी फील्ड है कि जिसमें ऐसी जॉब नहीं है या ऐसे मौके नहीं है या आपकी प्रोफाइल ऐसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी आपको बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि और जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं, जैसे फूडोरा है, वॉल्ट है, उसमें फूड डिलीवरी का वो काम शुरू कर देते हैं, वो मिल जाते हैं या उसमें हाँ, या फिर कोई मैकडोनल्ड्स में या इस तरह से वो स्टूडेंट्स चले जाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली डिस्करेज करता हूँ और जॉब्स को। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स को देखें। बेशक शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, आपको ना मिले, लेकिन जब आपको मिलेगी तो फिर आपका पूरा कैरियर वो आप CV में लिख सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप और जॉब करते हैं तो वो आपके CV में नहीं आती। अच्छा, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स कर लेते हैं या ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी आते हैं, उसके बाद उनको यहाँ पे काम मिलने के, यहाँ पे रहने के चांसेस कितने होते हैं? क्या वो सेटल हो सकते हैं फिनलैंड? जी, मैंने तो टू बी ऑनेस्ट इन 15 ईयर्स में एक बंदा ऐसा नहीं देखा जो इवन यहाँ पढ़ने के लिए, कुछ भी पढ़ने के लिए आया था या जॉब पे जो आए थे वो तो डेफिनेटली सेटल हो ही गए, जैसे हम डायरेक्ट जॉब पे आए थे। लेकिन जो लोग स्टूडेंट्स पे भी आते हैं तो वो भी एंड अप कर जाते हैं और यहीं पे वो परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। हाँ, आज तक मैंने कोई नहीं देखा कि कोई वापस किया। यानी सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसके ये तो स्टूडेंट्स का हो गया और आपने बड़ा अच्छा बता दिया कि काम भी वो कर सकते हैं, सेटलमेंट के चांसेस भी हैं और तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेती हैं। जी जी। इसके अलावा यहाँ पे जो डायरेक्ट काम के लिए लोग आना चाहें वर्क परमिट लेके, जैसे स्वीडन में भी वर्क परमिट इशू होता है, यहाँ भी उस वर्क परमिट का कुछ सिस्टम है? जी जी, बिल्कुल है यहाँ पे। बल्कि वो डी वीज़ा जो है, अगर आपको ऑलरेडी आप उस पर आते हैं एज ए एक्सपर्ट आते हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में या 5 डेज़ में वो प्रोसेस भी कर देते हैं, तो वो तो बहुत फास्ट है। लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी उन्होंने रखा हुआ है, कितनी होनी चाहिए मिनिमम अमाउंट और वो सारी चीज़ें। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके, अगेन बात आपकी प्रोफाइल पे आ जाती है, आपके कितनी ज़रूरत है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आजकल AI पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या कोई ऐसी फील्ड है या आप सर्जन हैं और ऑफ कोर्स आपको मतलब एक सर्टेन, जैसे पेनक्रियाटिक सर्जरी है कि पेनक्रियास की जो सर्जरी होती है वो सिर्फ आप ही को आती है और वो आपको उनको पता है, तो वो आपके चांसेस बन सकते हैं। बात कर रहे हैं मेरा मतलब आम जो जनरल लेबर है, जो जनरल मतलब शोबा जाते हैं, उसमें अगर कोई लोग यहाँ पे आके सेटल होना चाहें जी जी, तो उनके लिए वर्क परमिट यहाँ से मिल जाता है। उसमें यही है कि जैसे अब ये नर्सिस का आपको बताया है, तो ये स्किल्ड लेबर है, तो अगर नर्सिस वगैरह यहाँ पे आते हैं या पैरामेडिक्स वगैरह, तो जो उनकी जैसी उनकी जॉब होगी तो उनको वर्क परमिट मिल जाएगा। इसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पे फैमिली लाइफ जो है वो किस तरह से है? कितने एशियन लोग जो है वो कितने के हैं और किस तरह से? यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैमिली लाइफ होती है बेसिकली, जैसे आप स्वीडन में है कि आपका जो वर्क और होम या वर्क फैमिली जो बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए वैसे ही फिनलैंड एक बड़ा सेफ़ कंट्री है, बड़ा अच्छा कंट्री है। आपको जैसे सर्दियों में विंटर हॉलीडेज़ में स्कीइंग हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे सेम स्वीडन में भी होती होंगी। समर में भी आपके अक्सर जो है लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी हैं उनकी। आपको पता है फिनलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री व्हेन इट कम्स फॉर एजुकेशन, तो वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टम इनका पूरी दुनिया बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और बात फिनलैंड के क्रेडिट पे जाती है। अच्छा, ये बताइए कि जो लोग यहाँ पे आते हैं बाद में उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को बुलाना होता है, जैसे स्टूडेंट्स आए हैं वो यहाँ पे सेटल हो गए हैं, वर्क परमिट पे आए, तो फैमिलीज़ को बुलाना जो है वो उसमें कितनी देर लगती है? क्या वो मुश्किल है फैमिली को बुलाना? ये डिपेंड करता है मिग्री की पॉलिसीज़ पे कि वहाँ ऑलरेडी कितनी क्यू है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। देर लग सकती है, जैसे आपको पता है दुनिया भर में वीज़ा में देर लग जाती है, लेकिन ये कि डिपेंड करता है। कई दफ़ा 6 महीने में भी फैमिली वीज़ा हो जाता है, कई जब कुछ लोगों को साल तक भी वेट करना पड़ता है, तो डिपेंड करता है उस टाइम पे क्या सिचुएशन है और क्या क्यू नंबर्स चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा एक और कैटेगरी होती है जो लोग इन्वेस्टमेंट करके, बिजनेस करके, कारोबार करके यहाँ पे आना चाहते हैं, उस हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी आपको कि अगर कोई उस तरह से यहाँ फिनलैंड आना चाहे तो आ सकता है? जी, वो उसके भी बिज़नेस वीज़ा हैं और वो डी वीज़े में आते हैं बेसिकली कि आप खुद से जो है आप इन्वेस्ट कर दें और आप आ सकें। लेकिन उस हवाले से थोड़ा सा ये है, फिनलैंड में टैक्सेशन आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा है। अब आते हैं जनाब, हम आपकी माशाल्लाह बड़ी वंडरफुल प्रोफाइल है रिसर्च में। अभी आप यहाँ फिनलैंड में हेलसिंकी में किस यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है? जी, बेसिकली
जी सो बेसिकली हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट हमारे कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ होते हैं। मेरा अपना एक ग्रुप कनाडा में भी है, इसके साथ मैं एफिलेटेड हूँ, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी और यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू और यूनिवर्सिटी ऑफ ताम्परे के साथ हमारी कोलैबोरेशंस है। मेरी अपनी जो रिसर्च है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली ये कैंसर रिलेटेड है, और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट रीजन सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म इन्वेंट करना, मतलब आसान लफ्ज़ों में कहें कि कैंसर किन वजूहात की वजह से होता है और किस वजह से जो है जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो किस तरह के उसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन या कोई ड्रग बनाई जा सकती है, कोई दवाई बनाई जा सकती है। ज़बरदस्त। अगर 4-5 आप पिन पॉइंट कर सकें कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है? जी क्विकली अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो फैमिली जेनेटिक्स होती है, उसमें आपकी जीन्स हैं, अगर जीन्स ही आपके हैं तो ऑफ कोर्स फिर एक वजह हो सकती है। दूसरी रेडिएशंस होती हैं बेसिकली, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के केस में बहुत ज़्यादा होती हैं, और स्किन कैंसर की वजह से भी रेडिएशंस का काफ़ी होता है। तीसरी चीज़ जो होती है आपकी वो आपके बेसिकली जो है वो डाइट है, कि बहुत सी चीज़ें आप ऐसी खा रहे होते हो जो कार्सिनोजेनिक चीज़ें जिसमें होती हैं जो कि कैंसर कॉज करती हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल में जो अक्सर लोग गर्म पानी अगर आप रखें तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं जैसे कसूर का एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो दरिया में जब डालते हैं और वही फिर वहाँ पे जो पानी यूज़ हो रहा होता है, तो वो उसमें आर्सेनिक बहुत ज़्यादा होता है, आर्सेनिक इटसेल्फ बहुत ज़्यादा कॉज करता है कैंसर। तो डिफरेंट फिर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, और आपके मतलब इन शॉर्ट ये कि जितने आपकी लाइफ नेचर से हट के है तो आपके चांसेस कैंसर के होने के ज़्यादा उसी में है। माशाल्लाह, वंडरफुल जी। आपने इस मुख्तसर गुफ्तगू में बड़े अहम मौज़ूआत पे जो है वो अंदाज़ा बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। कोई और ख़ास बात आप कहना चाहेंगे? जी बस मैं ये FPA के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे आना चाहते हैं और जिनके क्वेश्चंस आपसे वो करते रहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि अपनी एप्लीकेशंस को अच्छे से प्रिपेयर करें और अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करें, और फिर आप जो हैं डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करें। यहाँ पे स्टिल ख़ास तौर पे जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर और वोकेशनल प्रोफेशंस में बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, जैसे कि इनको बहुत ज़्यादा स्टिल अभी नर्सिस की ज़रूरत है, बस ड्राइवर्स की ज़रूरत है, और जितनी भी वोकेशनल आपके फील्ड्स हैं उन सब की इनको ज़रूरत है, और उनकी सैलरीज भी काफ़ी अच्छी होती हैं पाकिस्तान के अंदर। जी तो उसके लिए वो क्या तरीका कार आने के लिए क्या करेंगे, वो कहाँ से वो रहनुमाई लेंगे? जी उसमें FPA ऑफ कोर्स हमारी जो NGO है वो इसी मकसद के लिए, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करते हैं डेफिनेटली। बस एक हमारी छोटी सी फीस है जो उन्हें देनी पड़ती है, और वो दुआ है, तो वो कहीं पे बैठ के वो दुआ करते हैं तो बस होता है। मैं जनाब डिस्क्रिप्शन में उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, जो लोग इस हवाले से फिनलैंड के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यहाँ स्टडी के लिए आना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए फिनलैंड में रहने की जिनकी ख्वाहिश है, या लोग जो है वो वर्क परमिट के हवाले से आना चाहते हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो डॉक्टर नदीम साहब से ले सकते हैं। अच्छा, एक कैटेगरी रह गई, क्या असाइलम की बुनियाद पे भी यहाँ पे सेटलमेंट हो सकती है, लोग आते हैं? हो सकती है, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी की है वो ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे उन कम्युनिटीज़ में से है जिनमें असाइलम रेट बहुत मिनिमम है। मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पे या जॉब पे आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं और बाद में जॉब शुरू कर देते हैं, तो जो कि इटसेल्फ हम एक फिनिश लीडर्स को या फिनिश पॉलिटिशियंस को हम एक ये पॉइंट सेल करते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है हाईली टैक्स पेयर है, हम सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते, हम टैक्स पे करते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई जेन्युइन केस है असैलम का तो वो पॉसिबिलिटी है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो 40 साल पहले तकरीबन आए थे, वो असैलम की बेस पे आए थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम असगर साहब। जनाब मुझे उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को आज की ये गुफ्तगू अच्छी लगी होगी, इसका इज़हार आपने कमेंट से कर सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि ये 4 भाई माशाल्लाह यहाँ फिनलैंड में होते हैं, चारों PhD हैं, चारों अपने अपने शोबे में जी, और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है बेसिकली, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और एक फैमिली के लोग हैं, एक ही मुल्क में हैं, और माशाल्लाह बाकी भाइयों से भी ज़रूर मुलाकात होगी। जीशान भाई जो हमारे अखुवत स्वीडन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी हम ज़रूर मिलेंगे। बहरहाल जनाब आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर लिखिएगा, और डॉक्टर साहब से रब्ते के लिए जो मैंने बताया कि डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।